गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, आवाज आ रही है? ऑल परफेक्ट, सब सही है? ओके। हाँ आर्यन, प्रणाम। यस, आई एम गुड अंकित। होप यू गाइस आर आल्सो डूइंग गुड। हाँ बेटा, कल भी क्लास रहेगी अपनी। दिव्यांश, कल भी क्लास रहेगी अपनी, है ना? कल 2 क्लास है शायद आपकी संडे में, एक जूलॉजी की और एक तो मेरी तो रहेगी ही सही। ठीक है, टाइमिंग मेरी रहेगी 9:40 से। राघव बेटा, ट्यूसडे ट्यूसडे को एक और एक्स्ट्रा क्लास आएगी अपनी, ट्यूसडे को इवनिंग में। और मंडे वेडनेसडे जो रहती है। और फिर थर्सडे से आप लोगों की क्लास जैसे चलती थी चलेगी। थर्सडे से अपन लीव पे रहेंगे। ठीक है, थर्सडे से अपन लीव पे रहेंगे। चलें, आइए भाई, बात कर रहे थे अपन पिछले क्लास में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिस ट्रांसक्रिप्शन में हमने कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन के कल अपनी क्लास बताया ना भाई, 9:40 से होगा क्लास, 9:40 से। अभी एक आध दिन और रहेगा क्लासेस अपने, एक तो रहेगा संडे जो कल है और एक ट्यूसडे, 2 क्लास रहेगी, उसके बाद से फिर नहीं रहेगा। हाँ चलो, बात अपन डिस्कशन कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन में, जिसमें हमने कहा कि डिस्कशन में कि डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा। और एक स्ट्रैंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, उस स्ट्रैंड का डायरेक्शन कौन सा होता है? जल्दी से बताओ बेटा, कौन से स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है? 3 to 5, है ना? और जो चैन बनता है आरएनए का, वो मिलता है 5 to 3 में। तो जो आरएनए बनता है 5 to 3 में, वो डीएनए के किस स्ट्रैंड से मैच करता है? जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है। यानी कि डीएनए के 5 to 3 स्ट्रैंड वाले के जैसा ही आरएनए का 5 to 3 चैन दिखेगा। आरएनए का 5 to 3 डीएनए के 5 to 3 वाले स्ट्रैंड से दिखेगा, यानी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से दिखेगा। लेकिन कॉपी कराया है 3 to 5 का। बस फर्क ये होता है कि डीएनए के 5 to 3 वाले स्ट्रैंड में थाइमीन होगा और आरएनए में यूरासिल हो जाएगा, बस इतनी सी फर्क होगी। अब अपन जो है पिछले क्लास में कुछ इतना बोल रहे थे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको एक तो कहते हैं कोर एंजाइम, और जब सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है तो कहते हैं होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम बन जाता है। अब असल में क्या होता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम से जैसे ही सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, तो आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर पाता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत की जाती है, उसको कहते हैं प्रोमोटर। तो यहां पर देखो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट लिखा गया है, ट्रांसक्रिप्शन की इकाइयां। ट्रांसक्रिप्शन की इकाई या यूनिट का मतलब क्या हो गया? एक यूनिट तो होगा प्रोमोटर, दूसरा यूनिट होगा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा यूनिट होगा टर्मिनेटर। ठीक है, पहला होगा यहाँ पर प्रोमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा है प्रोमोटर। ये है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जिसमें एक तो हमने कह दिया प्रोमोटर और दूसरा हमने यहाँ पर कह दिया क्या चीज? स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा हमने यहाँ पर इसी स्ट्रक्चरल जीन को अपन बात करते हैं सिस्ट्रॉन से भी। आप चाहें तो स्ट्रक्चरल जीन को सिस्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इस सिस्ट्रॉन का मतलब थोड़ा सा और हम डिटेल में अभी समझने वाले थोड़ी देर में। तीसरा बात करते हैं बेटा टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन को ही सिस्ट्रॉन के नाम से भी जान सकते हैं। अब देखो, बात क्या है कि ये ट्रांसक्रिप्शन की इकाइयां हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के कुछ खंड के या सेगमेंट के कॉपी होते हैं। तो कहां से शुरुआत की जाए, कहां खत्म की जाए, वो बाउंड्री बताना जरूरी है। तो बाउंड्री कौन बता रहा है? पहला और तीसरा यूनिट, यानी कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर। प्रोमोटर का मतलब हुआ ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत वहीं से होगी, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज वहीं पर बाइंड होता है। और टर्मिनेटर मतलब ट्रांसक्रिप्शन यहीं पर ही रुक जाएगा। टर्मिनेटर में क्या होता है? असल में एक स्पेशल तरह का सीक्वेंस पाया जाता है, जिसको कहते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपको याद है क्या बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? याद है क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यानी जो सीक्वेंस इधर से रीड करे वही सीक्वेंस इधर से भी रीड करने में आए, सेम फ्रॉम बोथ साइड, है ना? याद है ना? तो यहाँ पर कुछ खास देखने को मिला है टर्मिनेटर में जो कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आप रीड करते हैं तो सेम सीक्वेंस दिखता है। तो टर्मिनेटर के अंदर खासियत क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखते हैं। प्रोमोटर पर कुछ खास सीक्वेंस है जिसके हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ा जाता है, और वो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के कुछ खास सीक्वेंस को पहचान कर जुड़ता है।
लेकिन आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा पॉलीपेप्टाइड वो प्रोमोटर के सीक्वेंस को पहचानता है? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर के हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को पहचान करके जुड़ता है। लेकिन मैंने कहा था प्रोमोटर से कुछ बेस आगे से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है। कॉपी जो होगा वो कुछ बेस प्रोमोटर के आगे से। तो जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत की जाती है, तो ये देखो आरएनए बनने का डायरेक्शन क्या है? प्रोमोटर से टर्मिनेटर के डायरेक्शन में। तो जहां प्रोमोटर से टर्मिनेटर के डायरेक्शन में जाओगे तो वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, और उसके अगेंस्ट द डायरेक्शन चलोगे तो अप स्ट्रीम। ये मैंने कल पॉइंट समझाने की कोशिश भी करी थी। तो जहां से कॉपिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो, तो उसके आगे होगा डाउन स्ट्रीम, उसके बहाव में, ट्रांसक्रिप्शन के बहाव में चलेंगे तो डाउन स्ट्रीम, उसके अगेंस्ट चलेंगे तो अप स्ट्रीम। यानी कि अप स्ट्रीम कहाँ है बेटा? प्रोमोटर कहाँ है? अप स्ट्रीम में। और टर्मिनेटर कहाँ है? डाउन स्ट्रीम में। दिख रहा है ना, टर्मिनेटर आगे है यानी डाउन स्ट्रीम में है, प्रोमोटर पहले है तो यानी कि अप स्ट्रीम में। अब बात ये होती है कि बायोलॉजी में आपके एनसीईआरटी भी ये स्टेटमेंट कह रही है जो मैं बात बोलने जा रहा हूं। बायोलॉजी में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बेसिस पर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को डिफाइन नहीं करते। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बेसिस पर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को डिफाइन नहीं करते, एक ही स्ट्रैंड के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। एक ही स्ट्रैंड के बेसिस पर, ताकि मेरे नजर में और आपके नजर में, औरों के नजर में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे कि हम किस तरह के स्ट्रैंड से बातचीत कर रहे हैं। तो हर कोई जो भी होगा यहां पर, वह रेफरेंस स्ट्रैंड किसको मान करके चलता है? कोडिंग स्ट्रैंड को। जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को डिफाइन करना है उसके लिए रेफरेंस स्ट्रैंड कौन है बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड। It's a standard pattern in the biology. If you have to define the transcriptional unit, you have to define on that strand which is non-template या फिर कोडिंग स्ट्रैंड। और कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए का बड़ा महत्व भी है। हमने कहा इसका ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ नहीं, लेकिन इसी के जैसा दिखता है। क्या चीज? एमआरएनए, जो प्रोटीन की सूचनाएं या मैसेज लेकर के आता है। ठीक है, तो यहां पर अब बात हमारे सामने दिख गया। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, जवाब देना बेटा फटाफट। प्रोमोटर प्रोमोटर अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? प्रोमोटर अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? अप स्ट्रीम। अब जरा बताओ 5' एंड पर अप स्ट्रीम के या 3' एंड पर अप स्ट्रीम? प्रोमोटर कहां होगा, 5' एंड या 3' एंड? हाँ दिख रहा है ना बेटा। जरा देखो, रेफरेंस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बात करना है, रेफरेंस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। तो प्रोमोटर किधर है भाई? स्टार्ट पॉइंट से इधर है ना, यानी 5' एंड की तरफ है। रेफरेंस स्टैंड के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अब जरा बताओ टर्मिनेटर किधर है, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? टर्मिनेटर किधर है, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। लेकिन जरा बताओ 5' एंड पर या 3' एंड पर? 3' एंड पर। तो देखो एक शुरू में आवाज आ रही है ना, अगर मैं रेफरेंस स्टैंड नहीं मानता, अगर मैं रेफरेंस स्टैंड नहीं मानता, तो आपका आंसर और मेरा आंसर क्या आता? हर दफा बोलता प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन से एंड पर? तो आप कहते अप स्ट्रीम, आप कह तो देते प्रोमोटर अप स्ट्रीम पे, लेकिन जो एंड कहता, तो कोई कहता 5' एंड पर है, कोई कहता 3' एंड पर है प्रोमोटर, है क्या नहीं? तो एक यूनिफॉर्मिटी बना दिया गया जिससे आपके, मेरे और जितने भी हो सब कोई एक ही ट्रैक पर बातचीत कर सके। तो रेफरेंस स्ट्रैंड टू डिफाइन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज, which is the reference strand to define the transcriptional unit? Coding strand, or you can say non-template strand, or you can say sense strand। ठीक है, हाँ। चले भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब थोड़ा सा डेफिनेशन वाली बात की जाए। ठीक है, अभी आएगा बेटा ऋषित, अभी थोड़ा सा रुक जा। जीन का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए विच फॉर्म आरएनए। जो भी पार्ट ऑफ डीएनए विच फॉर्म आरएनए, चाहे वो आरआरएनए बनाए या एमआरएनए बनाए या टीआरएनए बनाए, उस पार्ट ऑफ डीएनए को हम क्या कहेंगे बेटा? जीन। ठीक है, ये मान लो पार्ट ऑफ डीएनए है, और ये पार्ट ऑफ डीएनए जाता है ट्रांसक्रिप्शन में, और ट्रांसक्रिप्शन में जाकर के क्या बनाता है? ट्रांसक्रिप्शन में जाकर के बनाता है आरएनए। अब वो आरएनए कोई भी हो सकता है, वो आरएनए आरआरएनए भी हो सकता है, वो आरएनए एमआरएनए भी हो सकता है, और वो आरएनए टीआरएनए भी हो सकता है। आप इसको, इस डीएनए को क्या कह दोगे? इस डीएनए को जीन कह दोगे। ठीक है ना, काफी पहले ही लेक्चर में हमने इसको डिस्कशन भी किया था। ठीक है,
अब मैंने ये भी कहा था कि सारे डीएनए जीन नहीं है, लेकिन सारे जीन डीएनए है। याद होगी, इतनी मोटी मोटी बातें तो याद होंगी, ठीक है ना। अब देखो, पार्ट ऑफ डीएनए विच डज नॉट फॉर्म आरएनए बट इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन इज आल्सो कॉल्ड जीन। अब जरा इसका मतलब समझना, बेटा ध्यान से सुने। यहां पर ये जो पहला पॉइंट है ये तो हम सब जानते हैं। दूसरा पॉइंट जो कि मैं आपको थोड़ा सा भी आइडिया देता हूं, हालांकि यहां पर दूसरे पॉइंट से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा पॉइंट अपने आप में ही आगे कुछ स्लाइड्स के बाद आएगा, कुछ टाइम के बाद आएगा दूसरा पॉइंट। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर एक लाइन जब लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आइडिया ले लें, बाकी जब जहां पर है वहां पर तो अपन सुनेंगे ही वापिस से। तो पार्ट ऑफ डीएनए विच डज नॉट फॉर्म आरएनए एंड इन्वॉल्व जीन रेगुलेशन आल्सो कॉल्ड जीन। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये डीएनए मैंने बनाया हुआ है, तो क्या होता है कि जो डीएनए आरएनए बनाते हैं उनके आसपास में, जैसे आपको मालूम है कि ये कोई आरएनए बनाने वाला सेगमेंट होगा, तो इधर क्या होगा, प्रोमोटर, और इधर क्या होगा, टर्मिनेटर होगा ना, होगा ना, प्रोमोटर और टर्मिनेटर। अब क्या होता है कि इधर कुछ और भी सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, और इन टोटल प्रोमोटर और कुछ सीक्वेंसेस को मिला करके कहते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। इसको कहते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। तो प्रोमोटर से पहले कुछ सीक्वेंस होता है, और उस सीक्वेंस पर क्या होता है, कोई प्रोटीन आकर के जुड़ता है और हटता है। यानी कोई प्रोटीन होगा जो प्रोमोटर के पहले आकर के जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा। अगर मान लो प्रोमोटर के पहले कोई प्रोटीन आकर के जुड़ गया तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए पर नहीं जुड़ सकता, ऐसा भी होता है। यानी कुछ प्रोटीन्स क्या करते हैं, डीएनए से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज का डीएनए से जुड़ने और नहीं जुड़ने में अपना योगदान देती है। तो जरा सोचना कि अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर जुड़ेगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना, अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर जुड़ेगा ही नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो कुछ स्पेशल साइट होता है जहां पर कुछ प्रोटीनें आकर के जुड़ती हैं। कुछ स्पेशल जगह होता है जो आगे दिखाऊंगा मैं, आगे आएगा। मैंने कहा ना कुछ बातें आगे हैं वो दिखाऊंगा, लेकिन अब क्योंकि लाइन यहां लिखा हुआ है तो एक्सप्लेन करता हूं मैं थोड़ा। अब प्रोमोटर के पास में कुछ ऐसी सीक्वेंस है जहां पर कोई प्रोटीन आकर के जुड़ता है। उस प्रोटीन के आकर के जुड़ने से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता है। इस प्रोटीन का नाम मैं आपको लेकर के चलता हूं, कहता हूं रिप्रेसर प्रोटीन। क्या नाम है बेटा, आगे फिर से आने वाला है, टेंशन नहीं लेना। क्या नाम है इसका, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन डीएनए के कुछ जगह पर जुड़ता है। अब जब ये डीएनए के जगह पर जुड़ जाएगा, अगर रिप्रेसर प्रोटीन डीएनए से जुड़ गया है तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से नहीं जुड़ पाता, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से नहीं जुड़ पाता, तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। तो रिप्रेसर प्रोटीन किसी डीएनए के विशेष जगह पर जाकर के जुड़ता है, उस जगह को हम कहते हैं यहां पर कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। तो उस डीएनए का फंक्शन तो है, भले ही वो कोई आरएनए या प्रोटीन नहीं बना रहा है, लेकिन कुछ काम तो कर रहा है। अब जब कुछ काम कर रहा है तो आप उसको जीन जरूर कहोगे, यानी जीन के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई डीएनए आरएनए बनाएगा तभी आप उसको जीन कहोगे। कुछ डीएनए ऐसे भी होते हैं जो बिना आरएनए वो प्रोटीन बनाए हुए भी फंक्शन करते हैं। मोटा मोटी अभी इतना समझ लो कि कुछ ऐसे सीक्वेंसेज होते हैं जो जीन को स्विच ऑन स्विच ऑफ कराने में अपना योगदान देते हैं, ठीक है, स्विच ऑन स्विच ऑफ कराने में योगदान देते हैं। अब जीन कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है काफी डिटेल में, प्रोटीन सिंथेसिस के आगे वाला टॉपिक यही है, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ डीएनए विच डज नॉट फॉर्म आरएनए बट इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन आल्सो कॉल्ड जीन। जीन रेगुलेशन मतलब ऑन एंड ऑफ कराने वाला, उसको भी जीन कहेंगे। थोड़ा थोड़ा तो समझ आया होगा, लेकिन इसका कोई टेंशन की बात नहीं, अपने काफी डिटेल में आगे आने वाला है। आगे चलें, कुछ और बातें करें। यहां पर एक बात कहा था हमने, तीसरा पॉइंट जो आप सबको याद होगा, ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, सबको याद है ना। सिस्ट्रॉन की बात करते बेटा, एक सिस्ट्रॉन बड़ा अच्छा शब्द है, ध्यान से सुने। सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन का मतलब होता है वो डीएनए का सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए जिम्मेदार हो, वो डीएनए का सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए जिम्मेदार हो,
उसको कहते हैं हम सिस्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट आएगा बेटा, अभी बोल दिया ना, दूसरा पॉइंट आएगा तो क्लियर होगा, अभी थोड़ा हल्का सा मैंने आइडिया दिया है, आगे आएगा फिर से। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि कुछ डीएनए के सेगमेंट ऐसे भी हैं जिनमें फंक्शन है, कुछ काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वो आरएनए नहीं बना रहे हैं। तो डीएनए में कुछ फंक्शन सौंपी गई है और वो आरएनए नहीं बना रहे, तब भी वो जीन है। ठीक है, क्योंकि उसमें फंक्शन है। ठीक है ना, तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। तो यहां पर फंक्शनल शब्द का मतलब सिर्फ आरएनए का फॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ डीएनए ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ फंक्शन होता है और आरएनए नहीं बनाते, तब भी वो जीन है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा है जो फंक्शन है, क्या नहीं, जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस में बता रहा था, ये सब आगे आएगा। हल्का सा मैंने डिस्कशन किया, वापिस से जब बोलूंगा तो आपको शब्द सुने सुने से लगेंगे, ये आने वाला है काफी डिटेल में। सिस्ट्रॉन की बात करें अपन, सिस्ट्रॉन का मतलब हमने क्या कहा, सिस्ट्रॉन का मतलब क्या, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव इंफॉर्मेशन फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि एक सिस्ट्रॉन का मतलब हो गया एक पॉलीपेप्टाइड की सूचना रखने वाला डीएनए का सेगमेंट। एक सिस्ट्रॉन मतलब एक पॉलीपेप्टाइड का इंफॉर्मेशन रखने वाला डीएनए का सेगमेंट, इसको कहते हैं हम सिस्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहां पर कहा ये है डीएनए, डीएनए के इस जगह को हमने कहा भाई ट्रांसक्रिप्शन होगा, और इसके पहले यहाँ पर प्रोमोटर पाया जाएगा और यहाँ पर मान लो टर्मिनेटर पाया जाएगा। अब इस हिस्से का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनेगा आरएनए, और आरएनए में हमने कहा था भाई कि क्या होगा, यहाँ पर आरएनए भी बनेगा, टीआरएनए भी बनेगा और एमआरएनए भी बनेगा, एमआरएनए भी बनेगा और टीआरएनए भी बनेगा। तो जरा बताओ कि इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या मैं जीन कह सकता हूं? जीन कह सकता हूं ना, सभी आरएनए बना रहा है, फंक्शन तो कर रहा है। ठीक है ना, नहीं एक ही जीन से कैसे बनेंगे साहिल बेटा, खुद थोड़ा दिमाग लगा ले बेटा, एक ही सेगमेंट से कोई एक ही चीज बनेगा, दूसरी चीज किसी और सेगमेंट से बनेगा। ठीक है, अब ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए से ही तो प्रोटीन डिसाइड होगा, इस एमआरएनए से ही तो प्रोटीन डिसाइड होगा। हमने कहा था ना एमआरएनए के पास सब आते हैं, टीआरएनए भी आता है, राइबोसोम भी जाता है, तो कोई भी प्रोटीन जो है बनेगा, कैसा बनेगा वो डिसाइड कराता है एमआरएनए में प्रेजेंट कोडॉन, कि प्रोटीन आखिर किस तरह से बनेंगे। अब क्या है कि ये जो एमआरएनए के बेसिस पर हम सिस्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं, किसके बेसिस पर, एमआरएनए के बेसिस पर। यानी डीएनए का वह सेगमेंट जो आरआरएनए बना रहा है या टीआरएनए बना रहा है, उसको हमने सिस्ट्रॉन नहीं बोला, किसको बोला, एमआरएनए, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए जिम्मेदारी, मैसेज किसके पास है, एमआरएनए के पास। यानी कि क्या हुआ कि वो डीएनए का सेगमेंट जो एमआरएनए बना रहा है उसी को हमने विशेष नाम दे दिया, क्या कह दिया, सिस्ट्रॉन। अब एक शब्द मैं आपके सामने बोलता हूं, जरा बताना, ट्रू और फॉल्स बताना, जितना आपने समझा है अभी तक उसके अकॉर्डिंग। ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन्स कह सकता हूं, ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन्स, जाहिर सी बात है भाई, ऐसा डीएनए का टुकड़ा जो एमआरएनए बना ले वो सिस्ट्रॉन है, तो काम तो कर ही रहा है, और काम करने वाले को जीन ही कहेंगे। मैं कहता हूं ऑल जीन्स आर सिस्ट्रॉन, ट्रू या फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। बात समझ में आ गई क्या, सारे जीन सिस्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, कुछ तो ऐसे भी जीन है जो आरएनए नहीं बनाते, ऐसे भी है जीन जो आरएनए नहीं बनाते, तो वो तो सिर्फ जीन ही होंगे ना। दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा ये, ठीक है। हाँ, तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या हुआ कि डीएनए फंक्शनल सेगमेंट, जो इस पूरे पेज का समरी है वो एक बार फटाफट रिकॉल करा दूं। यहां पर हमने कहा तो जो भी डीएनए का सेगमेंट जो फंक्शन कर रहा है वो जीन है। अब फंक्शन में दो चीजें शामिल होती हैं, आरएनए बना भी सकता है, आरएनए नहीं भी बना सकता। तो फंक्शन डीएनए में है, चाहे आरएनए बनाने का या फिर आरएनए नहीं बनाने का, अगर फंक्शन है तो वो जीन कहलाएगा। ठीक है, और अगर वो आरएनए बना रहा है और आरएनए में एमआरएनए वाला जो डीएनए का टुकड़ा बना रहा होगा उसको हम कहेंगे सिस्ट्रॉन, तो वो तो जीन तो है ही, क्योंकि आरएनए बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है, मतलब जीन तो है ही वो डीएनए का टुकड़ा। लेकिन जो एमआरएनए बनाए, हाँ एमआरएनए गर्भ,
जो सिर्फ सिस्ट्रॉन जो हम बात कर रहे हैं स्पेशल तरीके से, अच्छे तरीके से एमआरएनए के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। इसलिए कहा जाता है डीएनए के रूप में जीन को डिफाइन करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आखिर आप जीन को समझाने के लिए क्या बेसिस बनाओ, जीन को समझाने के लिए क्या बेसिस बनाओ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जीन को डिफाइन करना चाहते हो कि जो डीएनए का सेगमेंट आरएनए बना रहा या नहीं बना रहा उसके बेसिस पर, तो यहां पर कॉम्प्लिकेशन आ गया कि कुछ ऐसे भी डीएनए के टुकड़े हैं जिनको आरएनए नहीं बना रहा तब भी जीन कह दे रहे हैं क्योंकि उसमें फंक्शन है। कॉम्प्लिकेशन आया कि आप तो कह रहे हो कि जीन और जीन को किस तरह समझाया जाए, जो आरएनए बना रहा उसको माना जाए या जो आरएनए नहीं बना रहा उसको माना जाए। तो फिर यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। फिर शब्द ये आ रहा था कि भाई जो यहां पर जीन किसको कहें, जो आरएनए बना भी रहा है, चलो मान लिया कि अगर आरएनए जो बना रहा है उसको ही जीन कहा जाए, तो सभी के पास पॉलीपेप्टाइड बनाने की सूचनाएं थोड़ी है, सिर्फ एमआरएनए के पास ही तो है। पॉलीपेप्टाइड बनाने की सूचनाएं किसके पास है, सिर्फ एमआरएनए के पास ही है। तो फिर जीन जीन किसको कहें, आरएनए बनाने वाले को कहें, टीआरएनए बनाने वाले को कहें, एमआरएनए बनाने वाले को कहें, या जो आरएनए नहीं बना रहा उसको बनाने वाले को कहें। सो डीएनए के टर्म्स में जीन को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए यहां पर क्या किया गया कि कह दिया गया कि कोई भी डीएनए का टुकड़ा फंक्शन करे वो जीन है, चाहे वो आरएनए बनाए या ना बनाए। और जो पॉलीपेप्टाइड बनाने का सूचना रख रहा है जीन, उसी को सिस्ट्रॉन कह दो। सो सिस्ट्रॉन इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एमआरएनए। आप मुझे बताएं सिस्ट्रॉन डीएनए है या फिर आरएनए है? सिस्ट्रॉन डीएनए है या आरएनए है? सिस्ट्रॉन डीएनए है, बट इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एमआरएनए। सिस्ट्रॉन डीएनए है लेकिन इसको डिफाइन करते हैं हम एमआरएनए के आधार पर। अब तो क्लियर हो गया होगा बेटा, सारी पिक्चर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? हाँ, चलें, वेरी गुड। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बातचीत करेंगे, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म होगी, जिसमें हमने कहा भाई प्रोकैरियोट्स। आपको पता है कि यहां पर सबसे पहले ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस में। और क्या होगा कि हमने कहा था सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज किस पर जुड़ता है? प्रोमोटर पर। प्रोमोटर पर जुड़ेगा, ये देखो यहां पर। अब प्रोमोटर में ऐसी क्या खास सीक्वेंस है जिसको आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के हेल्प से ला करके जोड़ता है? तो ये देखो यहां पर प्रोमोटर रीजन में कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट है। और आपको याद है क्या, मैंने डीएनए किसी स्ट्रैंड को रेफरेंस स्ट्रैंड बनाया था, कौन से स्ट्रैंड को? 5 to 3 यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड को, याद है ना? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमने कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस स्ट्रैंड बनाया था, ठीक है? ताकि अपनी बातें सबके एक सुर में एक तरह से हो पाए। नहीं तो कोई दूसरा टेम्पलेट के अकॉर्डिंग डिफाइन करता, कोई नॉन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग डिफाइन करता, तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए। सो रेफरेंस स्ट्रैंड हियर इज द कोडिंग स्ट्रैंड। और इसी कोडिंग स्ट्रैंड में ये देखो बेटा, यहां पर जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत होने वाली है उसके आगे तो कह दिया डाउनस्ट्रीम और उसके पहले तो कह दिया अपस्ट्रीम, ठीक है? अब क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है इस विशेष सीक्वेंस टी कितने बेस का सीक्वेंस हो गया? 3 और 3, 6 बेस के विशेष सीक्वेंस को पहचान कर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन कॉपी करता है बेटा कुछ बेस छोड़ करके, कुछ बेस छोड़ करके। तो यहां पर भी देखो यूकैरियोट में अगर अपन देखें तो यहां पर जरा देखो कुछ विशेष सीक्वेंस है, और वो भी मैं बात कर रहा हूं कोडिंग स्ट्रैंड को, कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस मान करके। तो प्रोमोटर में जरा देखो कितने बेस का विशेष सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना 7 बेस। तो यूकैरियोट में 7 बेस का स्पेशल सीक्वेंस है प्रोमोटर में, और प्रोकैरियोट में 6 बेस का स्पेशल सीक्वेंस है प्रोमोटर में, जिसके हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ा जाता है। इसी को रिकॉग्नाइज करके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, यही स्पेशल सीक्वेंस को। या तो यहां पर दूसरा सीक्वेंस भी दिख सकता है 5 to 3 वाले स्ट्रैंड पर, जो कि टी ए टी ए टी ए टी, यानी कि यूकैरियोट में 2 सीक्वेंस है, एक हो सकता है पहला वाला और एक हो सकता है दूसरा वाला, ठीक है? ठीक है ना? तो प्रोकैरियोट में एक ही स्पेशल सीक्वेंस है,
यूकैरियोट में दो टाइप का स्पेशल सीक्वेंस है जो एक टाइम में कोई एक ही पाया जाएगा यूकैरियोट में, और इसी को पहचान करके जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड होता है इसी विशेष सीक्वेंस को पहचान करके। तो जरा यहां ध्यान देना बेटा, जो बात करने वाला हूं, जो आपने प्रोमोटर बोला है 5 to 3 स्ट्रैंड, क्योंकि डिफाइन कर रहे हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड से, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन इसी स्ट्रैंड का करता है या उसके अपोजिट स्ट्रैंड को ट्रांसक्रिप्शन करता है आरएनए पॉलीमरेज? उसके अपोजिट को। तो पहचाना तो इसको, लेकिन कॉपी किया इसको 3 to 5 वाले को। तो स्पेशल सीक्वेंस तो है स्पेशल सीक्वेंस जिसके हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा है वो तो है 5 to 3 वाले स्ट्रैंड पर, लेकिन कॉपी कर रहा वो 3 to 5 वाले स्ट्रैंड पर। ठीक है, चलें। अब जो ये प्रोमोटर में विशेष सीक्वेंस जो 6 बेस का पाया जा रहा है उसको कहते हैं प्रिब्नो बॉक्स। क्या कहते हैं? प्रिब्नो बॉक्स। ये देखो 1 2 3 4 5 6, इन 6 बेस के स्पेशल सीक्वेंस को एक बॉक्स में डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इसी को कह दिया यहां पर प्रिब्नो बॉक्स। ठीक है, और यूकैरियोट में जो विशेष सीक्वेंस है 7 बेस का, उसको एक बॉक्स में प्रोमोटर के अंदर ही भर दिया है, इसको कह दिया टाटा या हॉगनेस बॉक्स। ठीक है, क्लियर है? नाम तो ध्यान रहेगा। प्रोमोटर के अंदर खास 6 बेस का सीक्वेंस कहला गया प्रिब्नो बॉक्स, यूकैरियोट के अंदर खास 7 बेस का सीक्वेंस कहला गया हॉगनेस या फिर टाटा बॉक्स। और इन्हीं को पहचान कर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। ठीक है, और यही सीक्वेंसेस प्रोमोटर के अंदर नजर आती हैं, इसी टाटा बॉक्स या फिर प्रिब्नो बॉक्स के अकॉर्डिंग आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? एक स्पेशल सीक्वेंस है। अरे भाई प्रिंस, और क्या बता रहा हूं बेटा यहां पर तेरे को, कि ये प्रोमोटर के अंदर कुछ 6 बेस का विशेष सीक्वेंस है और उसी को TATAAT है, और यही विशेष सीक्वेंस को पहचान करके जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोट में 7 बेस का सीक्वेंस या तो पहला वाला हो सकता है या तो दूसरा वाला होगा, तो कोई एक वक्त पर एक ही, और इसी को आरएनए पॉलीमरेज पहचान कर जुड़ता है। ठीक है, चलें अब जरा देखो यहां पर, याद रखना है। हाँ बेटा, ये याद रखने वाला है सीक्वेंस। ये स्ट्रैंड कहा हमने 5 to 3, रेफरेंस स्टैंड पर ही तो था, TATAAT। ये हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन रेफरेंस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस में बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहां पर हाँ विशेष बेटा याद रखना है बेटा सीक्वेंस, एक ही चीज को सभी पूछ रहे हैं बार बार, सर याद रखना है सीक्वेंस। हाँ बेटा याद रखना है सीक्वेंस। ठीक है, यहां पर TATAAT, यही तो 6 बेस का विशेष सीक्वेंस होगा। कुछ अलग होता तो सौम्या बताता ना बेटा, अलग यही है, बस यही है और कोई नहीं है। TATAAT ये हो गया। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप सबको पता है, इसका जस्ट अपोजिट वाले स्टैंड पर होगा ATATTA। तो ये प्रोमोटर रीजन पर आपको दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप बना सकते हो। T के सामने A आएगा, A के सामने T आएगा, T के सामने A आएगा। अब जरा खुद सोचना कि अगर मैं रेफरेंस स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड नहीं बनाया रहता ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को डिफाइन करने के लिए, तो मैं बोलता कि प्रोमोटर के अंदर 6 बेस का विशेष सीक्वेंस बताओ, तो कोई तो मुझे TATAAT बोल देता, ये वाला बोल देता, और कोई दूसरा मुझे नीचे वाला बोल देता ATATTA, यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, ताकि हम आप बिल्कुल एक दिमाग में रहे कि यहाँ पर एक रेफरेंस है, एक स्टैंडर्ड स्टैंड है, उसी के बेसिस पर सारी बात हो रही है, और वो रेफरेंस स्टैंड कोडिंग है, कोडिंग स्टैंड। और कोडिंग स्टैंड में हमने कहा कि 6 बेस का विशेष सीक्वेंस जो प्रोमोटर में रखा है, इसी को प्रिब्नो बॉक्स कह दिया प्रोमोटर में। और आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर इसी प्रिब्नो बॉक्स को ही पहचान कर जुड़ता है। ये देखो यहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज आएगा सिग्मा फैक्टर से जुड़ करके। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जब सिग्मा फैक्टर से जुड़ा हुआ है तो उस आरएनए पॉलीमरेज को क्या कहूंगा? होलो एंजाइम या कोर एंजाइम? होलो एंजाइम कहेंगे। कंप्लीट एंजाइम है, कंप्लीट एंजाइम है। कंप्लीट फॉर व्हाट? इनिशिएशन। कंप्लीट फॉर व्हाट? इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करने के लिए कंप्लीट एंजाइम है, क्योंकि बिना सिग्मा फैक्टर ये आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम प्रोमोटर के प्रिब्नो बॉक्स को पहचान ही नहीं सकता।
ये प्रिब्नो बॉक्स का जो 6 बेस का विशेष सीक्वेंस है, ये पहचानने में कौन हेल्प कराता है? सिग्मा फैक्टर। ठीक है, अब जरा देखें, ये देखो, अब सिग्मा फैक्टर के हेल्प से इस 6 बेस का जो विशेष सीक्वेंस है यहां पर जाकर के जुड़ गया। आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आ गया अब 6 बेस के विशेष सीक्वेंस पर। अब क्या हुआ? हाँ, सिग्मा फैक्टर इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोमोटर, और वो प्रोमोटर में भी क्या चीज? प्रिब्नो बॉक्स, जो 6 बेस का स्पेशल सीक्वेंस बताया मैंने, ठीक है ना, जो प्रोमोटर के अंदर में ही है ना प्रिब्नो बॉक्स, उसी को पहचानने के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए। अब क्या होता है बेटा, यहां पर देखो, पहला स्टेप अब इनिशिएशन हो गया, शुरुआत हो गई। आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जुड़ा। अब जुड़ने के बाद क्या करता है कि यह आरएनए पॉलीमरेज अब डीएनए के भीतर से घुसना शुरू करता है, डीएनए के भीतर घुसना शुरू करता है। ठीक है, अब डीएनए के जब भीतर घुसेगा तो क्या करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज ही डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता जाएगा। याद है क्या, मैंने आपको आरएनए पॉलीमरेज के 3 फंक्शन जो लिखे हुए थे, मैंने कहा था इसको होल्ड करो, अभी आगे आएगा तो अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएगा। याद आ रहा है क्या? आप तो भूल जाते होगे, मुझे याद है ना, जो मैंने कहा था आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन को होल्ड करो, वो भी आगे आने वाला है। ठीक है, तो एक तो फंक्शन हमने अभी क्या कहा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है सिग्मा फैक्टर के हेल्प से जुड़ता है प्रोमोटर पर। दूसरी बात हमने ये कही कि जिस तरह से रेप्लिकेशन डीएनए का आपने पढ़ा था, तो हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर रहा था ना, उसी तरह से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड करता है कट आरएनए पॉलीमरेज। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बेटा, यहां से मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था जल्दीबाजी में, ट्रांसक्रिप्शन शब्द सुना ही नहीं। डीएनए स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन काटता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में पहला ही ऑप्शन चिपकाया था डीएनए हेलिकेज, और सब ठोक के आए थे बहुत सारे जन हेलिकेज। इतनी हिम्मत भी नहीं करी कि वो वहां पर थोड़ा ध्यान से पढ़ ले रेप्लिकेशन लिखा या ट्रांसक्रिप्शन। तो चीजें पता तो होती हैं, लेकिन अपन जल्दबाजी में भी बहुत रहते हैं और उसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं। और क्योंकि वो हमारा कैरियर का होता है भाई 3 घंटा, तो अपन उसको मजाक में ले ही नहीं सकते। पूरे साल का मेहनत हमारा डिपेंडेंट होता है उस 3 घंटे के ऊपर। सो यू पीपल हैव टू बी वेरी मच क्यूरियस अबाउट द टेस्ट यू आर गिविंग इन दी एलन। जब भी आप दे रहे हैं एलन का टेस्ट, तो बिल्कुल नीट मान करके दे, ताकि आपके अंदर वैसी आदत बन जाए बिल्कुल जब फाइनल पेपर हम देने जाएं, ताकि छोटी मोटी खामियां गलतियां हमारे कैरियर के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। ठीक है भाई, तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आकर के जुड़ा। अब क्या होने वाला है, अब जरा देखो, आरएनए पॉलीमरेज मैंने क्या कहा था कि अब क्या करता है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ करके चलता है, ये प्रोमोटर के थोड़ा आगे से ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ये देखो स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है, स्टार्ट पॉइंट फॉर व्हाट? कॉपिंग मैकेनिज्म। तो यही आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अब यहाँ पर सही कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग को ऐड कराएगा। लेकिन आपको मैंने एक बात कहा था, याद होगा कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोटाइड बनता है वो मोनोफॉस्फेट अवस्था में बनता है या ट्राइफॉस्फेट? न्यूक्लियस में बनता ही ट्राइफॉस्फेट के अवस्था में है। बिल्कुल वही बात, अब ट्राई को किस में चेंज कर देंगे? मोनोफॉस्फेट में। जैसे यहां पर मैंने सी को जोड़ा हुआ है, तो जी के सामने तो सी आएगा ना बेटा, जी के सामने क्या आएगा? सी आएगा, जी के सामने सी आएगा। तो जी के सामने सी को ही रखना है, ये आरएनए पॉलीमरेज सही कॉम्प्लीमेंट्री बेस को सेलेक्ट करा करके जी के सामने सी को रखेगा। अब हुआ कैसे होगा, तो आपको पता है यहां पर कि ये जो है 3 फॉस्फेट के साथ होगा, तो 2 फॉस्फेट को काट करके हटाया होगा, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना। और इस रिलीज एनर्जी को आरएनए पॉलीमरेज ने यूज कर लिया होगा, और ये सी वाले यूनिट को ला करके यहां पर जोड़ दिया होगा। तो पहले हुआ क्या, ट्राइफॉस्फेट को मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट किया, और फिर उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज करके आगे सामने में रख दिया, जी के सामने सी। फिर सी के सामने क्या लाया जाएगा? जी। अब खुद दिमाग लगा सकते हो, इतना तो होशियार हो कि सी के सामने जब जी आएगा, तो यहां पर बेटा ये पूरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है? न्यूक्लियस में चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन। सर सी कहां से आया? सुन बेटा ऋषित, इन न्यूक्लियस, ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का कहां चल रहा है बेटा? न्यूक्लियस में। और एक बात मैंने कहा था कि न्यूक्लियस में जो भी न्यूक्लियोटाइड बनता है वो ट्राइफॉस्फेट के अवस्था में बनता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, वही बातें, पायरोफॉस्फेटेज क्या करता है, 2 फॉस्फेट को कट करके हटा देता है। ठीक है,
पायरोफॉस्फेटेज दो फॉस्फेट को कट करके हटा देता है, और जो यहां पर जो सी है साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट को लेकर के जाया जाता है और जी के सामने लगा दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई इतना कि भाई न्यूक्लियस में सारे न्यूक्लियोटाइड तो ट्राइफॉस्फेट वाला ही है ना, मैंने कहा था बनता ही ट्राइफॉस्फेट वाली अवस्था में है। तो पहले इसको दो फॉस्फेट को हटा करके मोनोफॉस्फेट वाले को ला करके जोड़ दिया। इसी तरह से जी के साथ शुगर जुड़ा हुआ होगा, ग्वानिन के साथ शुगर जुड़ा होगा, शुगर मतलब एस, और यहाँ पर 3 फॉस्फेट भी जुड़ा होगा। अब 3 फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट को हटा देंगे, तो जो अभी ये मोनोफॉस्फेट वाला बच गया है इसको ला करके फिर सी के सामने जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर क्या होगा, एसपी किधर गया, क्या बोल रहा है ये एसपी किधर गया, उसी के साथ ही है भाई, घी बस दिखा रहे हैं लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड ही है। ठीक है ना, वो न्यूक्लियोटाइड ही है। ए के सामने यहां पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब टी जो होगा आपको पता है कि वो भी ट्राइफॉस्फेट अवस्था में बना होगा, उसको मोनोफॉस्फेट में चेंज करके बनाए होंगे। तो एक एक न्यूक्लियोटाइड को क्या करना है, लाते जाना है डीएनए के सामने। ए के सामने क्या आएगा, तो आपको पता है आरएनए बनाना है, तो ए के सामने टी तो आएगा नहीं, यू आ जाएगा, यू आ जाएगा ना, यू आ गया। तो यहां पर क्या होगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को हम लाते चले जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है, ये भी कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। अब जाहिर सी बात है भाई, एक न्यूक्लियोटाइड को साइटोप्लाज्म से उठा करके यहां पर लगाए हैं डीएनए के सामने, तो और दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी हम लेकर के आए हैं डीएनए के सामने जी वाला आरएनए में, और ए के सामने लेकर के आए हैं ईयू, और आरएनए का चैन बनाना है तो उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का भी तो फॉर्मेशन करना होगा, वो कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। चलो आ जाओ, अब अपन एक एक फंक्शन के बारे में फिर से रिकॉल करें। आरएनए पॉलीमरेज का क्या क्या काम हो गया, सबसे पहला काम है आरएनए पॉलीमरेज का प्रोमोटर पर जुड़ना, एक काम हो गया। आरएनए पॉलीमरेज का एक काम प्रोमोटर पर जुड़ना। दूसरा काम क्या है, डीएनए डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को काटना। समझ में आ रही बात, दूसरा काम क्या है, डीएनए डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को काटना। ठीक है, तीसरा काम क्या है, तीसरा काम यह है कि सही न्यूक्लियोटाइड को पेयरिंग कराना, सही न्यूक्लियोटाइड का पेयरिंग कराना, मतलब चुन करके जी के सामने सी को ही रखना है, सी के सामने जी को ही लाना है, ए के सामने यू को ही लाना है, ये भी जिम्मेदारी किसकी है, आरएनए पॉलीमरेज की। यानी सही बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग भी करानी जिम्मेदारी आरएनए पॉलीमरेज की है। ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम क्या है, चौथा काम ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने की भी जिम्मेदारी किसकी है, आरएनए पॉलीमरेज की। चार काम हो गए, चार काम हो गए। पांचवा काम सुनो, आरएनए पॉलीमरेज एक मुट्ठी में कर लो, 5 काम है इसके। पांचवा काम सुनना, पांचवा काम बोल रहा हूं कि जो अगर मान लो कि इस आरएनए को डीएनए से अलग ना किया जाए, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को ना कट किया जाए, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, आरएनए डीएनए के बीच वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को, क्योंकि अभी आरएनए जो डीएनए से चिपका हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही तो जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो कभी डीएनए डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं सकता, और ये आरएनए फ्री होकर के कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। तो ये भी करना होता है कि जो आरएनए डीएनए बने हुए हैं बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको भी फ्री कराना है, नहीं तो प्रोटीन बन ही नहीं सकता। अगर आरएनए डीएनए से हाइड्रोजन बॉन्ड से चिपका ही रह गया तो फिर प्रोटीन कहां से बनेगा। तो इसलिए आरएनए को फ्री कराना भी जरूरी है। तो डीएनए से आरएनए को फ्री भी कौन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज ही कराता है। क्या क्या काम हो गया भाई आरएनए पॉलीमरेज का, पहला काम क्या बोला, रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर, रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। दूसरा हमने क्या कहा, कट्स द हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन द डीएनए। ठीक है, तीसरा काम क्या रहा, एड्स करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग,
एट्स करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। अपने याददाश्त के बड़े कमजोर लोग हैं, बड़े मजबूत लोग बोल लो या कमजोर लोग बोल लो, मैं लिख ही देता हूं भाई। बात समझ में आई? पांचवा क्या, चौथा क्या काम है? फॉर्म्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। पांचवा क्या काम है? रिलीजेज आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से जो चिपका हुआ है आरएनए उसको भी रिलीज कराता है, यानी कि आरएनए डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है। जब आरएनए डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को काट देगा तो अपने आप ही रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये है नोट। इस 5 काम होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के, ठीक है। प्रियांशु बेटा 4th पॉइंट समझा दीजिए सर। अरे बेटा जरा ये बता, खुद थोड़ा दिमाग लगा कि भाई सी एक न्यूक्लियोटाइड होगा, सी और जी न्यूक्लियोटाइड आया होगा, यू न्यूक्लियोटाइड आया होगा, तो इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो बनेगा ना भाई। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन सिंथेसिस करते हो तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो बनता है ना, है कि नहीं? तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाएगा? वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुआ यहां पर? बात ये हुआ, फिर से समझ लो यहां पर बात को, कि यहां पर क्या होगा कि साइटिडीन मोनोफॉस्फेट जी के सामने लाए होगे, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और सी के सामने फिर जी लाए होगे, यानी कि ग्वानिन ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एक एक न्यूक्लियोटाइड को सामने लेकर के आते जा रहे हो और इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाओगे तभी तो एक चैन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, छोटा सा चैन बना करके इसको फ्री भी कराता रहता है, बनाता है, बनाने के साथ साथ आरएनए डीएनए को फ्री भी कर देगा। देखो यहां पर क्या करेगा, ये देखो इसको बनाया, ये अभी सिंथेसाइज किया, अब देखो इसको रिलीज करने वाला है, इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने वाला। देखना डायग्राम देखना अभी, ये देखो, ये देखो फ्री लटक गया। पहले देखो क्या था, ऐसा था, अब ऐसा हो गया, फ्री हो गया ना, दिख रहा है क्या? ये देखो फ्री करा दिया ना कट करके। जिसको पांचवा पॉइंट नहीं समझ में आया, समझ में आ गया श्वेता? तो आरएनए पॉलीमरेज ही क्या कर रहा है, जो आरएनए से डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना था उसको रिलीज करा दिया फ्री। अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद फिर से ये आरएनए पॉलीमरेज अंदर की तरफ मूव करेगा। फिर से जब ये अंदर की तरफ मूव करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, डीएनए डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कट करेगा। फिर दूसरा काम क्या होगा, सही कॉम्प्लीमेंट्री बेस को ऐड कराएगा। तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम तो वही हो जाएगा कि सॉरी, तीसरा काम सही कॉम्प्लीमेंट्री, पहले तो मैंने क्या कहा, डीएनए डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कट कर दिया, पहला काम। अभी जब ये आरएनए पॉलीमरेज इसी डीएनए के भीतर भीतर चलता जाएगा आगे, तो सबसे पहले डीएनए डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड काटा, फिर दूसरे दफा में क्या करेगा, सही कॉम्प्लीमेंट्री बेस को जोड़ेगा। तीसरा काम क्या होगा, उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवा देगा। चौथा काम क्या होगा, जो छोटा सा भी आरएनए बनाया होगा ना उसको क्या करेगा, फ्री करा देगा और फिर आगे बढ़ेगा। यानी कि पहले थोड़ा सा आरएनए एक जगह सिंथेसाइज कराकर उसको फ्री कराने के बाद आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया इनिशिएशन। अब जब ये आगे की तरफ बढ़ चुका होगा तो पीछे से डीएनए डीएनए के बीच में देखो, पीपीटी देखो, पीछे से डीएनए डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। जब तक आरएनए पॉलीमरेज इस जगह पर होगा तब तक डीएनए डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, लेकिन जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ चुका होगा तो पीछे से डीएनए डीएनए के बीच में अपने आप ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि आरएनए जो डीएनए से चिपका हुआ था उसको भी तो रिलीज करा दिया, तो अब डीएनए डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे ही इनिशिएशन हो जाता है उसके बाद सिग्मा फैक्टर को हटा दिया जाता है। सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ क्या होता है बेटा, सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ इतना ही है, इनिशिएशन कराना, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से जोड़ना, बस यही काम है। और फिर इनिशिएशन वाले स्टेप के बाद ये हट जाता है सिग्मा फैक्टर, वहां रहता नहीं है। अब सोचो इसके बाद का जो भी काम होगा, इनिशिएशन के बाद का जो भी काम होगा वो सब कौन कराएगा, आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम, मैंने कहा था ना सिग्मा फैक्टर हटा दो तो क्या बन जाएगा, कोर एंजाइम।
अब वो कोर एंजाइम करेगा बेटा इलोंगेशन। तो दूसरा स्टेप है, यहां पर देखो, हालांकि मैंने लाइन लिख दिया हुआ है, क्या इसको रब कर दूं या दिख रहा है इलोंगेशन? जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं इसको रब कर दूं या फिर इलोंगेशन दिख रहा है? यहां पे दूसरा पॉइंट दिख रहा है? चलो, तो ये है दूसरा पॉइंट इलोंगेशन। अब जरा देखो इलोंगेशन में क्या होगा। इलोंगेशन में फिर से वही कहानी मैंने बोला ना, ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के बीचों बीच मूव करता जाएगा और एक एक कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को जोड़ता जाएगा और उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता जाएगा और फिर इन डीएनए आरएनए को फ्री करा करके डीएनए से आरएनए को फ्री करा देगा। समझ में आ गई? इलोंगेशन वाला काम तो समझ में आ गया। सबसे सिंपल है स्टेप, आगे बढ़ता जाएगा, सही कॉम्प्लीमेंट्री बेस को जोड़ता जाएगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सिंथेसाइज करता जाएगा। और मैंने कहा कि पहले एक दफा पे थोड़ी जगह रुकता है, वहां पर आरएनए को सिंथेसाइज कराएगा छोटा सा चैन, फिर आरएनए को अलग करके फिर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ेगा तो अलग करके ही आगे बढ़ेगा। डीएनए से आरएनए को थोड़ा जो बनाया था उसको अलग करके ही वो आगे बढ़ता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये चलता ही रहेगा प्रोसेस, चलता ही रहेगा प्रोसेस, जब तक ये टर्मिनेटर रीजन पर ना पहुंच जाए आरएनए पॉलीमरेज। अब बात करते हैं टर्मिनेटर रीजन पर। टर्मिनेटर रीजन पर कौन पहुंच गया? आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये क्या है? आरएनए है। इसी डीएनए के सामने सही सही कॉम्प्लीमेंट्री बेस करता जा रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस इसके सामने जोड़ता जा रहा था और इस आरएनए के चैन को फ्री भी कराता जा रहा था आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ऑरेंज वाली लाइन क्या है प्रिया बेटा? आरएनए है ना। अब बात ये हुआ कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनेटर पर पहुंचा तो यहां पर आता है रो फैक्टर। अब रो फैक्टर जुड़ते ही क्या करता है? इसको अलग करा देता है। रो फैक्टर इसको टर्मिनेट करा देता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और ये अलग हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज यहां से। जैसे सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा था तो इनिशिएशन हुआ था, मतलब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़ गए थे, ज्वाइन कराया था आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से सिग्मा फैक्टर ने। और आरएनए पॉलीमरेज जो है, जो सिर्फ कोर एंजाइम कह रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज, ये सिर्फ इलोंगेशन ही तो करा रहा है। आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है वो सिर्फ क्या करा रहा है? इलोंगेशन ही तो करा रहा है। ठीक है ना। और फिर जब आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर से जुड़ गया तो टर्मिनेशन हो गया। तो सिग्मा ने स्टार्ट कराया, रो ने एंड कराया। सिग्मा ने स्टार्ट कराया, रो फैक्टर ने एंड कराया। तो सिग्मा फैक्टर भी प्रोटीन फैक्टर है और रो फैक्टर भी प्रोटीन फैक्टर है। अब डिपेंड करता है कि प्रोमोटर से जुड़ने के लिए सिग्मा चाहिए और टर्मिनेटर से हटाने के लिए रो चाहिए। तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पर पहुंच जाता है तो रो फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ करके इन सभी चीजों को अलग करा देता है। तो यहां से आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा तो आरएनए भी अलग हो जाएगा, और आरएनए अलग हो जाएगा तो वापस से डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, सारी चीजें फिर से नेचुरल अवस्था में हो जाएंगी। क्लियर? ये बेटा सेल में ही बना होता है निष्ठा बेटा, ये सब सेल में ही बना होता है। सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर भी कहीं ना कहीं किसी और जीन से बना होगा और वो सेल में है, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अरे भाई इसका फायदा क्या है? क्या बात कर रहा भाई प्रिंस? भाई आरएनए नहीं बनाएगा तो तू प्रोटीन कैसे बनाएगा? हाँ प्रिंस, जब तक आरएनए नहीं बनाएगा तो प्रोटीन कैसे बनाएगा? तो पहले डीएनए से आरएनए बनने के मैकेनिज्म को देख रहे हैं। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनता है? सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान से सुन ले बेटा, एक बार फटाफट रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर जुड़ता है। प्रोमोटर पर जुड़ने के बाद कुछ सीक्वेंस आगे से ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत कर देता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का कॉपिंग मैकेनिज्म कुछ बेस आगे से होता है। ठीक है, और जहां से ट्रांसक्रिप्शन की कॉपी शुरू हुई है उसके आगे तो कह देंगे डाउनस्ट्रीम, पहले तो कह देंगे अपस्ट्रीम। रेफरेंस स्ट्रैंड हमने माना कोडिंग स्ट्रैंड, और उसी कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग जो प्रोमोटर वाला क्षेत्र था उसमें 6 बेस का स्पेशल सीक्वेंस हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में, जिसको कह दिया था प्रिग्नोबॉक्स। और यूकैरियोट में 7 बेस का विशेष सीक्वेंस देख लिया था जिसको कह दिया हॉगनेस बॉक्स।
इसी के हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ा जाता है, जिसमें प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर के हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर के प्रिम्नो बॉक्स से जोड़ दिया गया, यानी 6 बेस के विशेष सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके जोड़ दिया गया, और उसके कुछ बेस आगे से फिर आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू करता है। आरएनए पॉलीमरेज करता क्या है कि सबसे पहले जैसे ही प्रोमोटर से जुड़ा था वो, तो आगे बढ़ते हुए डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को काट दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने के बाद एक एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस को लाता गया, ए के सामने यू, जी के सामने सी, यानी डीएनए के ब्लैक वाले स्ट्रैंड के सामने एक ऑरेंज स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने लग गया। ऑरेंज स्ट्रैंड यानी आरएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने लग गया बेस पेयरिंग करके। अब डीएनए में ए है तो आरएनए का स्ट्रैंड ऑरेंज वाला सिंथेसाइज कराओगे तो उसमें यू आएगा, डीएनए में जी है तो सामने में सी आएगा। और आपको मैंने कहा था कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग करने के लिए आएगा तो तय है कि ट्राइफॉस्फेट को मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करके ही लाया गया होगा। यानी क्या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी क्या? माइटोकॉन्ड्रिया पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंसी नहीं दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को मोनोफॉस्फेट पे कन्वर्ट कर रहे हो तो उसी समय एनर्जी रिलीज हो रहा है और उसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है यहां पर। यानी यहां पर भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यहां पर भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के दो काम, एक एनर्जी प्रोवाइड कराना, दूसरा सबस्ट्रेट की तरह काम करना। जो बातें आपने डीएनए रेप्लिकेशन में समझा था डुअल पर्पस, वही डुअल पर्पस यहां पर भी है। फिर इसके बाद से हमने क्या कहा कि ये आरएनए पॉलीमरेज सही बेस पेयरिंग कराता जाएगा, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता चला जाएगा। लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज ये भी ध्यान में रखता है कि आरएनए को डीएनए से चिपका नहीं छोड़ना है, डीएनए से आरएनए को फ्री भी कराना है। नहीं तो डीएनए से अगर आरएनए चिपका रह गया तो प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। तो डीएनए से आरएनए को अलग कराने की भी जिम्मेदारी होती है आरएनए पॉलीमरेज की ही। ये आरएनए पॉलीमरेज इसी तरह से कार्य करता चला जाएगा और जब यहां टर्मिनेटर पर पहुंच जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, तब रो फैक्टर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है? हाँ प्रिंस, ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बना है अब वो आगे जाएगा ट्रांसलेशन में। पहले ट्रांसक्रिप्शन होकर के डीएनए से आरएनए बन गया, फिर आरएनए का फिर ट्रांसलेशन होकर क्या बनेगा? प्रोटीन। ठीक है ना? चलें आइए, समझ में आ गई बात। सिग्मा फैक्टर ने स्टार्ट कराया ट्रांसक्रिप्शन और रो फैक्टर ने टर्मिनेट कराया ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलें। अब बात ये होती है कि यहां पर जो स्ट्रक्चरल जीन है, एक पॉइंट है, अभी ध्यान से सुने, यहां पर जो स्ट्रक्चरल जीन है इसी को मैंने सिस्ट्रॉन के नाम से भी जाना था। कुछ याद है क्या? कहा था कि ये साइनोनिमस है सिस्ट्रॉन के। हाँ प्रिंस, सही बोला है, स्ट्रक्चरल जीन को ही सिस्ट्रॉन कह रहे हैं। सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर किसके किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम? प्रोकैरियोट्स के अकॉर्डिंग। यूकैरियोट में मैकेनिज्म सेम होगा, प्रोटीन फैक्टर्स थोड़े अलग होते हैं। ये जो भी बात किया है हमने प्रोकैरियोट्स के आधार पर। ठीक है, तो सिस्ट्रॉन हमने बोला था डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बनाता हो उसी को सिस्ट्रॉन कह दिया था, है ना? एमआरएनए के बेसिस पर हमने सिस्ट्रॉन को डिफाइन किया था, याद है? अब मैं बात करने जा रहा हूं कि यहां पर एमआरएनए को ही आधार बना करके, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक शब्द आता है बेटा स्प्लिट जीन, ध्यान से समझना। स्प्लिट जीन जो कि हम कहेंगे सिर्फ यूकैरियोट्स में ही मिलता है। स्प्लिट जीन सिर्फ यूकैरियोट्स में ही मिलता है। अब जरा सा समझें इस बात को। स्प्लिट जीन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर फंक्शनल पार्ट भी होगा, नॉन फंक्शनल पार्ट भी होगा, फंक्शनल पार्ट भी होगा डीएनए का, जो यूकैरियोट्स में दिखता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें देखना है यहां पर। मान लो इधर प्रोमोटर है और इधर मान लो टर्मिनेटर है। ठीक है ना? ये है प्रोमोटर और ये है टर्मिनेटर। ठीक, और रेफरेंस स्ट्रैंड आप सबको पता है हम किस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? 3 to 5 वाला या 5 to 3 वाला?
कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? 5 to 3 वाला, है ना? अब जरा देखो, जो प्रोमोटर से टर्मिनेटर के बीच में जो सिस्ट्रॉन है भाई, प्रोमोटर से टर्मिनेटर के बीच में जो एमआरएनए, अगर मान लो मैं बनाने वाले की बात करूं, किसके? एमआरएनए बनाने वाले की, तो सिस्ट्रॉन तो कह सकता हूं। प्रोमोटर टर्मिनेटर के बीच में वो डीएनए का खंड जो एमआरएनए बनेगा उसको सिस्ट्रॉन कह देंगे। इसी तरह से टीआरएनए बनाने के लिए कोई डीएनए का और खंड होगा जो प्रोमोटर टर्मिनेटर के बीच में पाया जा रहा होगा, उसको हम सिस्ट्रॉन नहीं कह सकते, लेकिन जीन तो कह सकते हैं। इसी तरह से कोई और डीएनए का खंड होगा प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो आरएनए बनाता होगा, तो वो भी जीन है, सिस्ट्रॉन नहीं कह रहे अपन। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एमआरएनए बनाने वाला जो सीक्वेंस है, इसको मैं सिस्ट्रॉन भी कह सकता हूं और जीन भी कह सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको समझाया भी था, एवरी सिस्ट्रॉन इज जीन बट एवरी जीन इज नॉट सिस्ट्रॉन. Cistron is defined on the basis of mRNA, but cistron is actually the DNA. ठीक है, अब जरा समझना यहां पर, ये जो सिस्ट्रॉन है, उस सिस्ट्रॉन के अंदर प्रोटीन की सूचनाएं बेटा स्प्लिट कंडीशन में होती हैं, बिखरे कंडीशन में होती हैं, टुकड़े कंडीशन में होती हैं। मतलब फंक्शनल पार्ट भी होगा, नॉन फंक्शनल पार्ट भी होगा और फंक्शनल पार्ट भी होगा। मतलब क्या हुआ? फंक्शनल पार्ट का मतलब ये हुआ कि प्रोटीन को कोड करने वाला, यानी प्रोटीन इससे जिम्मेदारी होगी, प्रोटीन के स्टोरेज होगा यहां पर। और नॉन फंक्शनल पार्ट जो होगा यहां पर प्रोटीन के बनने की जिम्मेदारी नहीं होगी, अमीनो एसिड्स का कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा इससे। और यहां पर फंक्शनल पार्ट है, यानी कि इट विल कोड फॉर दी अमीनो एसिड्स। तो क्या है कि भाई एक ही सिस्ट्रॉन या एक ही जीन में आपको फंक्शनल पार्ट भी दिखेगा, नॉन फंक्शनल पार्ट भी दिखेगा और फंक्शनल पार्ट भी दिखेगा। अभी आपने जीन को डिफाइन किया था, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन, यही तो बोला था, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। मैंने कहा भी कि डीएनए के टर्म्स में जीन को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ही जीन, एक ही सिस्ट्रॉन के भीतर भी कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ना। यानी कि जीन का डेफिनेशन डीएनए के टर्म्स में बड़ा डिफिकल्ट होता है। कभी भी आप जीन का डेफिनेशन डीएनए के टर्म्स में एक प्योर तरीके से, एक साफ सुथरे स्टेटमेंट में दे ही नहीं सकते। अगर बोलोगे डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बनाए वो जीन है, अब जरा खुद सोचो, नहीं बनाने वाले भी तो कोई काम कर रहे हैं डीएनए, उसको भी तो जीन कह रहे थे। फिर बात ये आ रही है कि चलो जो आरएनए बना रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, तो वही जीन है। अब जरा सोचो, जो फंक्शन कर रहा है वही जीन है, तो यहां पर कैसे होगा भाई? इस जगह पर जरा देखो, फंक्शन करते हुए भी आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो पूरा सिस्ट्रॉन है, यानी जो पूरा फंक्शनल सेगमेंट है, इसके बीच बीच में आप नॉन फंक्शनल चीजें भी देख रहे हो। एक मैं ऐसे रफ डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर देखो बेटा, यहां पर डीएनए का और अच्छे से समझाता हूं, और अच्छे से ध्यान से देखो। ये है डीएनए, डीएनए में हमने कह दिया बेटा यहां पर जीन, ठीक है। और ये जीन मान लो कि सिस्ट्रॉन भी है, यानी ये सेगमेंट एमआरएनए बनाने वाला भी है। अब इसी में क्या है, इंफॉर्मेशन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से होगा, यानी एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, ये पाया जाएगा एक के बाद एक के बाद एक। एक्सॉन का मतलब हो गया ये फंक्शनल पार्ट, नॉन फंक्शनल पार्ट का मतलब हो गया इंट्रॉन, और फंक्शनल पार्ट का मतलब हो गया एक्सॉन, है ना। फंक्शनल पार्ट मतलब अमीनो एसिड को कोड करने वाला, नॉन फंक्शनल पार्ट मतलब जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। अब जैसे यूकैरियोट में तो ये स्प्लिट कंडीशन में टुकड़ों में एक पूरे प्रोटीन का इंफॉर्मेशन होता है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चैन का इंफॉर्मेशन टुकड़ों में, कुछ अमीनो एसिड्स का सूचना यहां पर है, कुछ अमीनो एसिड्स का सूचना यहां पर है, और बीच में कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट आ गए, तो एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चैन का सिंथेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जरा देखो, एक्सॉन वाला पार्ट यहां कॉपी होकर के आ गया आरएनए में, और यहां पर देखो नॉन फंक्शनल पार्ट जो कॉपी होकर के आ गया आरएनए में, इसको इंट्रॉन कह दिया और यहां पर कह दिया एक्सॉन। तो अमीनो एसिड को कोड करने वाला कौन सा रीजन है जो टीआरएनए एमआरएनए पर आता है, वो जो है अमीनो एसिड को कोड करने वाला इंफॉर्मेशन एक्सॉन में ही है, इंट्रॉन में नहीं है। तो जरा सोचो, क्या एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चैन का सिंथेसिस हो सकता है आरएनए से?
एक कंटिन्यूअस पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कुछ इंटरप्शंस आ रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए, और उस इंटरप्शंस को हम क्या कहते हैं? उस इंटरप्शंस को कहते हैं इंट्रॉन्स। इंटरप्शंस किससे को कह रहे हैं बेटा? इंट्रॉन्स को, जो नॉन फंक्शनल सेगमेंट है। ठीक है, अब जरा देखो, अब यहां पर ये क्या होगा कि यहां पर हमें क्या करने की जरूरत है? हमें यहां पर इस इंट्रॉन्स को कट करके हटाने की जरूरत है। इस इंट्रॉन्स को कट करके हटाएंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। इंट्रॉन्स को कट करेंगे और एक्सॉन एक्सॉन वाले को जोड़ देंगे, तब तो कंप्लीट बन जाएगा ना पॉलीपेप्टाइड। अगर इंट्रॉन्स को कट करके हटा दिया जाए और एक्सॉन एक्सॉन वाले को जोड़ दिया जाए, तब तो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस हो जाएगा। तो हमें करना भी यही है, हमें इंट्रॉन्स को काट करके हटाना है आरएनए से, और फिर उसके बाद एक्सॉन एक्सॉन वाले को जोड़ देना है। अब जरा यहां ध्यान से सुने, ऐसा आरएनए जिसमें फंक्शनल पार्ट भी है और नॉन फंक्शनल पार्ट भी है, इसको कहते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या कहते हैं? एचएनआरएनए। आपको याद होगा, मैंने पिछले क्लास में बोला भी था, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज बनाता है? कौन सा आरएनए पॉलीमरेज बनाता है? हाँ, बहुत बढ़िया महादेव, प्रिया, वेरी गुड उज्जवल, है ना। ये हमको पता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है एचएनआरएनए। अब ये एचएनआरएनए क्या होता है? अनस्टेबल होता है, और इसमें बीच बीच में इंट्रॉन का हिस्सा भी दिखता है। इंट्रॉन मतलब जो अमीनो एसिड को कोड ना करे। तो एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए ये पूरा एक सिस्ट्रॉन है, लेकिन एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए ये पूरा प्रोमोटर से टर्मिनेटर के बीच में जो है ना हिस्सा, वो पूरा एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, मान लो यहां पर इंफॉर्मेशन है। अब एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टुकड़ों में है, बिखरे हुए है। एक्सॉन है, इंट्रॉन है, अल्टरनेट फैशन पे, फिर एक्सॉन है, इंट्रॉन है। तो इंट्रॉन नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, नॉन फंक्शनल पार्ट ने इंट्रॉन बनाया और फंक्शनल पार्ट ने एक्सॉन बनाया, तो एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड नहीं बन सकता। तो एचएनआरएनए जो अभी बना है, एचएनआरएनए का मतलब हो गया जो अभी इंट्रॉन रखने वाला आरएनए है, वो है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब ही समझ में आ रहा है, हेट्रो मतलब अलग अलग चीजें, और यहाँ एक्सॉन और इंट्रॉन दो अलग अलग चीजें होने की वजह से हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कह दिया। अब क्योंकि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, यहां पर यूकैरियोट में होगा न्यूक्लियस में, इसलिए हेट्रोजीनस और न्यूक्लियस में बल रहा है, इसलिए कह दिया न्यूक्लियर आरएनए। अब क्या होगा? सबसे पहले यहां पर इसके 5' एंड और 3' एंड को सुरक्षित किया जाता है। 5' एंड और 3' एंड को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर मान लो कोई अगर कम प्रोटेक्टेड है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा? पहले ये समझाओ मुझे। जो कम प्रोटेक्टेड है वो ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल? कम स्टेबल होगा। तो यहां पर क्या होता है बेटा, एक डर बना होता है कि यहां पर 5' एंड और 3' एंड से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो जाए। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब पता है? टर्मिनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काट देना। तो कई बार हो सकता है कि बाहरी सिरे से कुछ न्यूक्लियोटाइड के लॉस हो जाए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। तो इसलिए क्या किया जाता है कि यहां पर इनके टर्मिनल एंड को ज्यादा प्रोटेक्ट कर देते। जब टर्मिनल एंड का प्रोटेक्शन कर दोगे, जब टर्मिनल एंड का प्रोटेक्शन कर दोगे, तो क्या कहला जाएगा? वो स्टेबल ज्यादा हो गया, है कि नहीं? तो ये तो यहां पर बना बेटा, ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये चीजें बनेंगी। अब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इसको कहते हैं हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। जिस तरह से प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म होता है, उसी तरह से यूकैरियोट में भी होता है। प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन नहीं होता, यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन होता है। यानी कि प्रोकैरियोट्स के सिस्ट्रॉन के अंदर सिर्फ फंक्शनल पार्ट होता है, सिर्फ एक्सोनिक पार्ट होता है। इंट्रॉनिक पार्ट इज एब्सेंट या नॉन फंक्शनल पार्ट इज एब्सेंट अमंग द सिस्ट्रॉन ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि जो यहां पर सिस्ट्रॉन है प्रोमोटर टर्मिनेटर के बीच में,
उनमें बीच बीच में बाधाकारी यानी इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस, नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस जो कि इंट्रॉन कह रहे हैं वो पाया जा रहा है। तो प्रोमोटर से टर्मिनेटर तक तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन होकर के आरएनए तैयार हो जाएगा। तो यूकैरियोट में जो आरएनए बनता है उसको कहते हैं एचएनआरएनए, जिसको हम प्री मैच्योर आरएनए भी कहते हैं यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में जो आरएनए बनता है वो आरएनए बनता ही मैच्योर है। मैच्योर मतलब रेडी फॉर ट्रांसलेशन होता है। लेकिन यूकैरियोट में जो पहला आरएनए बनता है वो प्री मैच्योर होता है, नॉट रेडी फॉर ट्रांसलेशन होता है, नॉट रेडी फॉर ट्रांसलेशन। क्योंकि हमें बीच बीच से क्या करना है, इंट्रॉनिक पोर्शन को कट करके हटाना है। तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बना है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बना है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बना है उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ प्रोसेसिंग करनी जरूरी है। उस प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, इंट्रॉन को हटाते हैं और एक्सॉन एक्सॉन को जोड़ देते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये प्रोसेसिंग हो रही है। और हम क्या करते हैं सबसे पहले कि यहां पर सबसे पहले एचएनआरएनए को स्टेबल बनाते हैं, क्योंकि एक डर बना रहता है कि इनके 5' एंड और 3' एंड से कोई न्यूक्लियोटाइड लॉस ना हो जाए। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन में क्या हुआ, 5' एंड पर कैप लगाते हैं और 3' एंड पर टेल लगाते हैं। कैप क्या है बेटा, 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन बनता है कि 5' एंड इज प्रोटेक्टेड बाय, 5' एंड इज प्रोटेक्टेड बाय अ कैप। एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये देखो, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ये 7 मिथाइल गुआनोसाइन। तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको कहते हैं, इसलिए अपन कहते हैं यहां पर 7 mg कैप या 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसको बनाने वाला जो कैपिंग कर दिया 5' एंड पर कैप लगा दिया, और ये कैप बनाने वाला जो है एक एंजाइम होगा जिसका नाम है गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो कैप कौन से एंजाइम ने बनाया, गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ने बनाया यहाँ पर कैप। ठीक है, और ये ऐसा नॉर्मल, यूजुअल का मतलब नॉर्मल, अनयूजुअल का मतलब एबनॉर्मल। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड आया है 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये तो एबनॉर्मल या अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब बात करते हैं 3' एंड को किससे प्रोटेक्ट कर दिया, 3' एंड को टेलिंग कर दिया, यानी पॉली ए टेल लगा दिया। पॉली ए टेल का मतलब क्या है, पॉली ए टेल का मतलब हो गया एडिनाइलेट, यानी जो एडिनाइलिक एसिड या एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट की कई इकाइयां एक के बाद एक के बाद एक जोड़ते गए, जो 200 से 300 बार जोड़ा गया है ए यूनिट को, आर एडेड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, बिना किसी का कॉपी किए हुए। आप जरा बताओ, ये ए वाला जो कॉपी कर रहे हो, जोड़ रहे हो, किसी स्टैंड का कॉपी करके थोड़ी जोड़ रहे हो, ये तो इंडिपेंडेंटली जुड़ रहा है कि नहीं। इसलिए कह दिया कि इंडिपेंडेंट मैनर। अगर किसी का कॉपी करके जोड़ते तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट मैनर। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये वाला जो हिस्सा बना है, ये जो सिस्ट्रॉन से कॉपी होकर के बना है, ये किस तरह से बना है, डिपेंडेंट मैनर में बना है ना, यानी कॉपी डीएनए से कॉपी होकर के बना है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा डीएनए से कॉपी होकर के बना है, तो इसको क्या कहोगे, डिपेंडेंट मैनर में बना है। डिपेंडेंट मतलब कॉपी होकर बना है। ठीक है, अब ये ए ऐसे इंडिपेंडेंटली एक विशेष एंजाइम होता है जिसका नाम है पॉली ए पॉलीमरेज। ये पॉली ए पॉलीमरेज क्या करता है कि 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड को जोड़ देता है 3' एंड पर। तो कैप भी तैयार हो गया और टेल भी तैयार हो गया। कैपिंग भी इंडिपेंडेंट बना है, टेलिंग भी इंडिपेंडेंट बना है बिना कॉपी किए हुए, है ना। और ये अब कैपिंग और टेलिंग विल गिव द प्रोटेक्शन टू द 5' और 3' एंड। अब मान लो जो ज्यादा प्रोटेक्टेड है वो ज्यादा स्टेबल हुआ नहीं हुआ। तो सबसे पहले आरएनए के दोनों सिरे को, दोनों एंड को, जो एचएनआरएनए अभी डीएनए से बना है ना, प्री मैच्योर आरएनए, प्री मैच्योर आरएनए या एचएनआरएनए जो कि अभी ट्रांसलेशन के लिए रेडी नहीं है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है वो रेडी होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो बना आरएनए वो ट्रांसलेशन के लिए रेडी होता है। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन के बाद पहले बना एचएनआरएनए, क्योंकि बीच बीच में
निकम्मे पोर्शन भी हैं, इंट्रॉनिक पोर्शन भी है, उसको हटाना है काट छाट करके। अब जब उसको हटाना है तो सबसे पहले हम स्टेबल बनाते हैं, और स्टेबल बनाते हैं 5 डैश एंड पर कैप लगा करके, 3 डैश एंड पर टेल लगा करके, जिससे इनके टर्मिनल एंड्स प्रोटेक्टिव रहे। अब जैसे ही आपने स्टेबलाइजेशन कर दिया, यानी कि इनके टर्मिनल एंड को प्रोटेक्ट कर दिया, अब इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइस का मतलब होता है कटाई छटाई करना, स्प्लाइसिंग का मतलब हो गया कटाई और छटाई करना। स्प्लाइसिंग में किसको स्प्लाइस करोगे? स्प्लाइसिंग में किसको स्प्लाइस करोगे, किसको काट कर फेंकोगे? इंट्रॉन्स को फेंकोगे, ठीक है ना। तो ये देखो यहां पर रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज नोन एज स्प्लाइसिंग, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को, अपना टाइम हो गया ना शायद, नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, यहां से अपन यहीं से ही शुरुआत करेंगे, पीछे की नहीं बात करेंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास में आप ज्वाइन होना बेटा एकदम टाइम पे, एकदम टाइम पे, ठीक है ना। मैं यहीं से ही कहानी शुरू करूंगा, इसलिए कोई लेट ज्वाइन करेगा तो फिर उसका कुछ छूट जाएगा। कल मैंने अपनी क्लास बताई ना बेटा, कल क्लास है, कल क्लास है, कल क्लास है, मेरी क्लास 9:40 से है, ठीक है, मेरी क्लास 9:40 से है। 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मैक्सिमम पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मैक्स, ठीक है। सुबह में बेटा, अब वो तो शेड्यूल मेरे पास मेरा वही आया है, मैंने बस इतना बोला था क्लास लगाने के लिए। अब ठीक है, अब जो लग गया सो लग गया बेटा, ठीक है, ठीक है। एक और क्लास लूंगा बस एक्स्ट्रा, जो कि ट्यूसडे को इवनिंग में, बस। ओके, चलें, बाय बाय। एक संडे को रहेगा और एक ट्यूसडे को इवनिंग में। बाकी आपका कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ लेना मुझसे। चैप्टर को ढंग से पढ़ना, ये चैप्टर में जितना एक्सप्लेनेशन दिया जाए कम है भाई, बहुत ही एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक है। ओके, चलें, ओके, बाय।